नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। देखने में तो ये सरल लगता है, लेकिन इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपके लगभग 4 नंबर बेकार हो जाते हैं, 4 नंबर आपको नहीं मिल पाते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी बच्चों की बैक लग जाती। तो इसीलिए जो टॉपिक हमें देखने में सरल लगता है, कम से कम उसको तो अच्छे से हम लोग कवर कर लें। यहाँ पर इस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर कर देंगे। एक एक नंबर के, एक एक लाइन के या फिर बहुविकल्पी में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो होते बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उसके आंसर्स नहीं कर पाते। तो उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और परीक्षा में कम से कम 4 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं। बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर हम समझेंगे, तो दिमाग खोल कर बैठिएगा। सुपर फास्ट तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। यहाँ पर जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, एक सबसे छोटी तथा पहली प्राकृतिक संख्या होती है। आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या कैसे स्टार्ट होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करके ये आगे बढ़ती जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। इनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी या फिर कह दें पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 1। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो देखो, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर अभी हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसी में हम 0 को भी शामिल कर लें, यानी 0 1 2 3 4 5, इसको अगर शामिल कर लें तो ये क्या कहलाएंगी? ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। देखिए, कॉन्सेप्ट और इनके नाम दोनों चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। कभी कभी पूछ देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, वो 0 होती है। और अगर बात करें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत होती है। तो हम यह कह सकते हैं कोई नहीं या अनंत। क्लियर हो गई बात। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 2 या अधिक भिन्न परिमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर सबसे बड़ा अंश वाली परिमेय संख्या सबसे बड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। मान के चलो कि दे रखा है 5/7, 8/7, 4/7। यहाँ पर देखो तीनों के हर बराबर हैं, तीनों के हर बराबर हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी होगी, यानी 8/7 सबसे बड़ी संख्या होगी इन तीनों में। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ भिन्न दे रखी होती हैं, या परिमेय संख्याएं कह सकते हैं दे रखी होती हैं, और बोलते हैं कि इसको आरोही क्रम में सजाओ, या बोल देंगे अवरोही क्रम में सजाओ। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर 5/7, 8/7 और 4/7 संख्या दे रखी है, और बोल दें इसको आरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा वो सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, और उससे बड़ा उसके बाद। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा, देखो इसके हर बराबर हैं। इसमें जो अंश को आपको देखना है, अंश में जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिख लो, क्योंकि सबसे छोटा यही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उससे बड़ा देखो 5/7, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8/7। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर इनके हर सबके बराबर हैं, और जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। क्लियर हो गई बात। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या अगर हमें किसी संख्या की चाहिए तो उसमें 1 घटा दो। मान के चलो हम कहते हैं 79 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो, तो 79 में 1 घटा दो, 78 आ जाएगा। तो ये 79 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई? 78। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी हमें संख्या माइनस में दे रखी होती। मान लो बोल दें कि -81,
-81 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करो। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें माइनस ही करना होता है, -81 -1। अब यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस दोनों में है तो ये दोनों जुड़ेंगे, हो जाएगा 82 और चिन्ह लगेगा माइनस का, यानी 81 माइनस का 81 की अगर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करनी है हमें तो वो होगी -82। ठीक है, माइनस वाले फॉर्म में दूसरा होता है, प्लस वाले फॉर्म में दूसरा होता है। जब प्लस वाला होता है तो एक घट जाता है, और जब -81 होता है या माइनस की कोई संख्या होती है तो जब उसमें एक माइनस करते तो वो उसी में ऐड हो जाता है, यहाँ पर नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ और सिर्फ पूर्ववर्ती की बात है, आप -1 कर देना, उसके बाद सही सही सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वही इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 99 का अनुवर्ती संख्या प्राप्त करो या निकालो, तो अनुवर्ती संख्या, या हम इसको कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या, भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। 99 की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या निकालो, तो यहाँ पर एक जोड़ दो, आपको उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? यानी पूर्ववर्ती होगा तो एक घटा देंगे, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होगा तो एक जोड़ देंगे। तो ये आपका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्लियर हो गई बात। आगे देखो, अगला पॉइंट है, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब क्रमागत संख्याओं में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे होता है क्रमागत सम संख्या, दूसरा होता है क्रमागत विषम संख्या। ठीक, ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि अगर क्रमागत कह रहे हैं तो 15, 16, 17, 18 बढ़ता जा रहा है। अगर बोल दें क्रमागत सम संख्या निकालो, मान के चलो हम कहते हैं कि 14 की क्रमागत सम संख्या निकालो, तो जब सम संख्या का नाम आ जाए या विषम संख्या का नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर 15, 1, 16, एक एक बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्रमागत सम या क्रमागत विषम में आपको 2 जोड़ना होता है, 14, 2, 16, यानी 14 की क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 16 होगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं 17 की क्रमागत विषम संख्या बताओ, देखो ये 14 क्या है? सम संख्या है ना, तो इसकी जो क्रमागत सम संख्या होगी उसमें 2 जोड़ दो। अब 17 विषम संख्या है, अगर ये कहते हैं प्रश्न में कि इसकी क्रमागत विषम संख्या निकालो, तो वहाँ पर 2 जोड़ दो, 17, 2, 19। सम पूछे, क्रमागत सम पूछे या क्रमागत विषम पूछे, आपको सदैव 2 ही जोड़ना है। अगर सम और विषम का नाम ना ले तो सीधा आपको +1 करना है, अगली आपको क्रमागत संख्या मिल जाएगी। 15 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? +1 कर दिया, 16 आ गया। 16 की अगली क्रमागत क्या होगी? +1 कर दिया, 17 आ गया। इसी तरह 17 में एक जोड़ दो तो 17 की क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी कि कैसे यहाँ पर क्रमागत संख्या निकाली गई। आगे देखो, पूर्णांक संख्याओं में शून्य के साथ ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याओं को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट एक तरीके से पढ़ लिए। पहला आपका क्या था? प्राकृतिक। ठीक, दूसरा आपका था पूर्ण, और तीसरा आपके सामने आ गया पूर्णांक। ये तीनों आप समझ गए, प्राकृतिक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और पूर्ण कहाँ से शुरू होती? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? पूर्णांक आपका माइनस भी कवर कर लेता है। आपने अगर कभी संख्या रेखा देखी हो, ये संख्या रेखा मान लो होती, बीच में होता है 0, इधर होता है 1, इधर होता है -1, इधर होता है 2, इधर होता है -2, इधर होता है 3, इधर होता है -3। ये ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, ये इधर ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। यानी इन सभी नंबर्स को, ऋणात्मक और धनात्मक और 0, इन सभी को शामिल करने पर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। कभी कभी सीधी परिभाषा आ गई, पूर्णांक संख्या की परिभाषा लिखो, तो क्या लिखोगे वहाँ पर? शून्य के साथ ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती। क्लियर हो गई बात? पूर्णांक संख्या क्लियर हो गया, पूर्ण संख्या क्लियर हो गया, प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या की ओर। यहाँ पर देखो, परिमेय संख्या साधारण सी भिन्न होती हैं। मध्य की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको समझना जरूरी है। मान के चलते हैं 1/6 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। आपने कभी ध्यान दिया हो कि मान के चलो अगर हम 6
और 8 के मध्य की संख्या निकालना चाहते हैं, 6 और 8 के मध्य की संख्या निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 6 और 8 14, 14/2 और ये आता है 7, यानी 6 और 8 के बीच की संख्या क्या है? 7। इसी तरह 1/6 और 1/3 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना होगा? 1/6 और 1/3 को आपस में जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड हो गया, या हम कह सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 6 और 3 का लासा ले लो, 6 आ जाएगा। ठीक, ऊपर आ जाएगा आपका 1 + 2 और 1/2 × 3/6, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा 1/4। क्लियर हो गई? मध्य की परिमेय संख्या कैसे निकालना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले दोनों संख्या को जोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह आप मध्य की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक परिमेय। कभी कभी आ जाता है 2 परिमेय संख्या निकालो, 3 परिमेय संख्या निकालो, 4 परिमेय संख्या। यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है मध्य की परिमेय संख्या निकाल दो, तो 1 निकाल दो, आपको आंसर मिल गया। अगर ये कह देता है 1/6 और 1/3 के मध्य 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो क्या करोगे? देखो, इनके बीच में पहली परिमेय संख्या आपने निकाल ली 1/4। अब इसी 1/4 का यूज़ करना होगा, 1/4 प्लस, और ये जो लास्ट वाली संख्या होती है 1/3, दोनों को जोड़ दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, तो 4 × 3 = 12 और 3 और 4 7। अब 7/24 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। 1/4 पहली संख्या निकली और 7/24 दूसरी संख्या निकली। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या टॉपिक है। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, पाई परिमेय संख्या नहीं होती। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देते हैं, वहाँ पे पाई भी डाल देते हैं। तो वहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है, वो है पाई। अगर पाई इस फॉर्म में लिखा है तो ये परिमेय संख्या नहीं, लेकिन अगर इसी की वैल्यू दे दें 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पाई आपकी परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर कट बात समझ लीजिए। अगला यहाँ पर पॉइंट है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी आप जैसे अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया कि 2 संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। पहली निकली, दूसरी निकाली, तीसरी निकालो, निकालते जाओ, कोई इसकी लिमिट नहीं है। यानी 2 असमान परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं डीएलएड की परीक्षा में। आगे देखते हैं गुणात्मक और योज्य प्रतिलोम। हर बार पूछा जाता है, लगभग 1-2 एग्जाम में ना पूछा गया होगा, लेकिन और सभी में पूछा जाता है। गुणात्मक पूछेंगे या तो योज्य पूछेंगे या तो दोनों पूछ लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? मान लो आपको कोई परिमेय संख्या दे रखी 5/17। अब 5/17 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या करो? अंश को हर में भेज दो और हर को अंश में। यहाँ पर ये 5/17 लिखा है, तो ये देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 17/5। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, सिर्फ अंश को हर में लिख दिया गया है और हर को अंश में। अगर कहीं ये हो जाती 42/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता तो वो आता -19/42। सीधा सीधा ये चेंज होता है, चिन्ह पर कोई भी असर नहीं होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिए, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? यहाँ पर आपका चिन्ह बदल जाता है। कैसे पता करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसको देख लो। 30/278 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? -30/278। यानी अंश हर अपनी जगह हैं, केवल यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हो गया माइनस। अब यहाँ पर ये याद कैसे रखें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों को ये होती है। तो योज्य से याद रखिए योग। और योग क्या होता है? प्लस। यानी किसी चीज़ को योग फल कर देना, किसी 2 चीज़ों का योग कर देना। तो योग से याद रहेगा आपको प्लस, और प्लस का जोड़ा किससे बनता है? माइनस से बनता है। यानी अगर योज्य प्रतिलोम पूछे तो प्लस का कर देना माइनस, और माइनस अगर हो तो उसे कर देना प्लस।
यहाँ पर अगर हम कहते हैं -42/17 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालो, तो ये हो जाएगा 42/17। यानी ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम की बात देखो, एक चीज़ अगर आपको याद हो गई, योज्य प्रतिलोम याद हो गया तो गुणात्मक प्रतिलोम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भाई योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि उसमें अंश और हर को इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या का जोड़ घटाना। जैसे यहाँ पर ये डीएलएड 2019 में प्रश्न पूछा गया था, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है, यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर मान लो जो संख्या निकालनी है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक, और जो दूसरी संख्या है वो प्रश्न में दे रखी है -5/18। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल, मतलब जो संख्या हमने मानी है x और जो प्रश्न में दे रखी है -5/18, इन दोनों को योगफल करना है और -1/3 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर योगफल कर रखा है, x प्लस -5/18 इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पर -5/18 बराबर के उस तरफ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो -1/3 प्लस 5/18, दोनों को सॉल्व किया गया, 3 और 18 का लासा निकाला गया, वो आ गया 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर -6 प्लस 5, x की वैल्यू -1/18 आ गई, यानी जो संख्या निकालनी थी वो निकल के आ गई -1/18। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर परिमेय संख्याओं में छोटा बड़ा जानना है तो क्या करना होगा, हमें छोटा बड़ा जानना है तो हमें ये करना होगा कि उनके हर बराबर कर दो। तो -4/9 का हर है 9, तो इन सभी के हर तो 9 है, यानी हमें अंश से पता चल जाएगा कि -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखो ये तो संख्या प्लस की है, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गई क्योंकि ये तो छोटी हो ही नहीं सकती। ये भी तीसरी वाली भी आपकी छोटी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी प्लस की है। जो भी प्लस की होगी वो माइनस से तो छोटी हो ही नहीं सकती। प्लस वाली संख्या माइनस से सदैव बड़ी होती है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर आपके सामने बचा -1/9 और दूसरा बचा -7/9। आपको एक चीज़ मालूम है कि माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वही एक्चुअल में बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, मान के चलो यहाँ पर ये प्लस का संख्या है 5 और ये प्लस की संख्या है 6, तो यहाँ पर 6 बड़ी है। अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर लिखा है -5, यहाँ लिखा है -6, अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी है -5। क्लियर हो गई बात। यानी माइनस के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो संख्या हमें छोटी दिखेगी एक्चुअल में वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो हमें छोटी दिखती है। इसी तरह आप यहाँ पर -4/9 से छोटी परिमेय संख्या ढूंढ रहे हैं, तो अगर -1 को ले लेंगे तो -1 छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, -4 से बड़ा है। अब -7 को देख लो, -7 -4 से बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में माइनस का है, तो ये छोटी संख्या होगी। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ। -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी, -7/9। अब आप ये मत सोचना कि एक छोटा सा क्वेश्चन करने में हमने इतनी देर लगा दी। देखो ये मैंने आपको समझाया है, अगर कोई स्टूडेंट इसे करेगा तो वो 5 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेगा, 10 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेगा कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है यदि एक विषम संख्या 2x + 4 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या बताओ। अभी हमने आपको बताया यदि एक विषम संख्या आपके पास है तो उसमें आपको क्या करना है, दूसरी विषम संख्या प्राप्त करने के लिए यानी क्रमागत विषम संख्या प्राप्त करने के लिए वहाँ पर 2 जोड़ना होगा। तो ये हमने 2 जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया 2x + 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, 2x + 6 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखो। ये डीएलएड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हम अगर आरोही क्रम में लिखना है यानी छोटा बड़ा हमें पता करना है, तो हम क्या कर लें, इनके जो हर हैं वो बराबर कर ले। अब हर बराबर कैसे होंगे, 9, 21 और 3 का
9, 21 और 3 का क्या कर लो, लासा निकाल लो। 9, 21 और 3 का लासा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए सॉल्व करके बताया गया है, ये आपका निकल के आया 63। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सभी के नीचे 63 लाना है, यानी इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे। अब 63 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। जब ऊपर भी किया और नीचे भी किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, -49/63। इसी तरह अगली जो परिमेय संख्या थी -5/21, इसे हमें हर को 63 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ा। जब नीचे 3 से गुणा किया तो हमें ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ रहा है, तो -5 × 3 हो गया -15/63। इसी तरह अगली जो परिमेय संख्या थी -2/3, -2/3 में नीचे 3 है, अब नीचे 3 है, इसको 63 बनाना है तो 21 से गुणा करना पड़ा। जब नीचे 21 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलो ये 2 भाई हैं, अगर एक को कुछ दोगे तो दूसरा वाला नाराज नहीं हो जाएगा, तो इसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जो इसको दे रहा है वही इसको दे रहे हैं। 21 इससे मल्टीप्लाई किया तो 21 इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -42/63। अब यहाँ पर आपके सामने तीनों परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। फिर से वहीं पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो संख्या माइनस में देखने में बड़ी होती है, एक्चुअल में वो छोटी होती है। तो -49 सबसे बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन -49 सबसे छोटा है, इसीलिए सबसे पहले लिखा गया। यानी सबसे छोटा जो होता है वो आरोही क्रम में सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला -42/63, फिर उससे बड़ा वाला यानी -15/63। ये माइनस में है इसीलिए सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन ये है सबसे बड़ा। तो अब इनकी जो मूल परिमेय संख्या है उनको लिख दो। 49/63 का मूल परिमेय संख्या थी -7/9, -42/63 की मूल परिमेय संख्या थी -2/3 और -15/63 की मूल परिमेय संख्या थी -5/21। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है यदि इनमें एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सीधा सा क्वेश्चन है। मान लो दूसरी संख्या x है, ठीक, एक संख्या आपको दे रखी है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर लो, बराबर -6/7 लिख दो। यहाँ पर देखिए वही किया गया है, -8/5 इंटू x जो हमने संख्या मानी है, और ये किसके बराबर है, -6/7 के। अब ये -8/5 उस तरफ भेज दो। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो दूसरी तरफ डिवाइड में कर दिया हमने, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके जो अंश को हर में भेजना पड़ता है और हर को अंश में। कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। -6/7 मान चलो इधर लिखा है दूसरी साइड, और ये -8/5 उस तरफ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक, इसी तरह तो होगा। अब हमें ये जो लाइन है ये डिवाइड की लाइन है। अगर डिवाइड की लाइन को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8/5 को 5/8 करना पड़ेगा। ठीक, और ये माइनस लगा दो, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कट जाते हैं। 2 3 6, 2 चौको 8, 5 3 15, 7 चौक 28। यानी इसका जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 15/28। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये x की वैल्यू यानी दूसरी संख्या जो प्रश्न में पूछी गई थी वो निकल के आ गई। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, परिमेय संख्याओं का एक तरीके से कह सकते हैं योगफल किया जा रहा है, फिर अंतर किया जा रहा है, फिर गुणा किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका योगफल निकालो, फिर योगफल में उनके अंतर से गुणा करो। मतलब योगफल निकालो, अंतर निकालो, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो -12/7 और 13/5 का प्लस कर दिया गया है। ठीक, और फिर उसके बाद -12/7 -13/5 यानी ये इन दोनों का क्या कर दिया गया है, अंतर यानी माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको सॉल्व करके कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आपको देखो यहाँ पर लिखा a + b एक ब्रैकेट में,
इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा -12/7 स्क्वायर माइनस 13/5 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों में संख्याएं सेम हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और -12 है तो -12 इंटू -12 हो जाएगा 144। 7 का हो जाएगा 49, ठीक, माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 और 25 इसको निकाल लीजिए, आपका जो फाइनल आंसर यही आ जाएगा -4681/1225। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो किसी को तो बता देना नीचे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्या 2/11 को दशमलव में व्यक्त करो। 2/11 को दशमलव में व्यक्त करो तो क्या करेंगे, 11 से 2 को भाग दे दो। 11 से जब 2 को भाग देंगे तो जाएगा तो है नहीं, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है। तो पॉइंट यहाँ लगाया, 0 बढ़ा दिया। पॉइंट लगाने के बाद जब 0 बढ़ाया तो हो गया 11, मतलब 20 हो गया। तो 11 का पहाड़ा 20 में जाएगा एक बार, तो ये एक बार गया 20 11 एकम 11, घटाएंगे 20 में 9 बचेगा, ठीक है। अब 9 भी तो कटेगा नहीं तो ऑटोमेटिक 0 अपने आप बढ़ा लो, तो 11 × 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 20 आ गया, फिर ऐसे ही करके ये 0.1818 ये बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जब कोई नंबर रिपीट होने लगता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको 0.18 तक सीमित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2/11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है, देख लीजिए इसको, कोई डाउट ना हो, ठीक। आगे देखते हैं। अगला जो यहाँ पर ये दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है और इसको बोल रहे हैं भिन्न में बदलो। तो बहुत आसान होता है इसको बदलना। यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख लो 0.015, ठीक। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो यहाँ पर जब दशमलव हटेगा तो नीचे 3 0 लगेंगे और 3 0 के साथ 1 लगेगा, 1 हमेशा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप केवल दशमलव के बाद अंक गिन लो, उत्ते 0 लगा दो, 1 तो लगना ही लगना है। तो ये हो गया 15/1000, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पहले लिखा है। तो 15/1000 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूना 10 और 2 0, यानी 3/200 भिन्न बन गई इसकी। क्लियर हो गई बात? 0.015 को अगर भिन्न में बदलना है तो हमें प्राप्त होगा 3/200। इसी तरह यहाँ पर आपको करना है 0.84 को भिन्न में बदलो और नीचे कमेंट में बताओ कि इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक। अब दूसरा देखो, यहाँ पर तीसरा है 12.625। तो पॉइंट के बाद आप देखो कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 6 2 5 3 अंक हैं। तो यहाँ पर 3 0 वाला और 1 लगाकर डिवाइड कर दिया गया। जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो 101/8 यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह हमने इस वीडियो में आपके जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं और लगभग 4 नंबर का टॉपिक कवर करते हैं आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसको भी आप ज़रूर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।